वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, द कोल्ड वॉर एरा ऑफ कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो द कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर का मतलब होता है दो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस इन्वॉल्व ना होना, मतलब फिज़िकल फाइटिंग इन्वॉल्व ना होना कंट्रीज़ के बीच में। और जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 तक चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टू सुपर पावर आ गई, यूएसए एंड यूएसएसआर, और ये कंट्रीज़ बाकी वर्ल्ड को अफेक्ट करने लग गई। सो पॉलिटिकल टेंशन्स इन कंट्रीज़ के बीच में स्टार्ट हो गए और कोल्ड वॉर का पीरियड था 1945 टू 1990। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब देखिए, जो क्यूबा है वो एक छोटा सा आइलैंड है यूएसए के पास, और जो क्यूबा है वो यूएसएसआर के साथ अच्छे रिलेशंस थे उसके, बिकॉज़ यूएसएसआर उसको फाइनेंशियल हेल्प करता था और डिप्लोमेटिक हेल्प करता था। और जो क्यूबा के प्रेसिडेंट है वो थे फाइडल कैस्ट्रो। तो यूएसएसआर के लीडर निकिता खुसरो ने सोचा कि हम क्यूबा को रशियन बेस बना लेते हैं, और इस वजह से यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइल्स रखवा दी टू इन्वेड यूएसए। देखिए, यूएसएसआर ने ऐसा क्यों किया, वहाँ पे अपनी मिसाइल्स प्लेस्ड क्यों की, बिकॉज़ उनको डर था कि कहीं यूएसए क्यूबा की हेल्प से यूएसएसआर पर अटैक ना कर दे। अब उसके 3 हफ्ते बाद यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को पता चला कि क्यूबा में मिसाइल्स रखवाई गई है। देन यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने डिसीजन लिया कि हम हमारी तरफ से कोई वॉर नहीं करेंगे, और यूएसएसआर को कहा कि उन्हें अपनी मिसाइल्स हटानी पड़ेगी जब भी वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर यूएसएसआर ने क्यूबा में से अपनी मिसाइल्स हटा ली। तो इसे ही हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर नहीं चाहते थे कि अगला थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो, बिकॉज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने देखा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। अब देखिए, ये दोनों कंट्री अपने अपने आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। जैसे यूएसए में जो वेस्टर्न में वो वेस्टर्न अलायंस को सपोर्ट करती थी, जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म था, और जो यूएसएसआर था वो ईस्ट में था, तो ईस्टर्न अलायंस उसमें था सोशलिज्म और कम्युनिज्म। जो यूएसए की आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी, मतलब फ्री मार्केट, ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल नहीं था और प्राइवेटलाइजेशन था। और जो यूएसएसआर था वो सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, जिसमें जो है स्टेट, पूरा रोल गवर्नमेंट का होना, स्टेट ही पूरा कंट्रोल करता था एवरीथिंग। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 टू 1945 तक चला था। उसमें 2 फोर्सेस थी, एलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस और पावर्स। एलाइड फोर्सेस में 4 कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन, और एक्सिस पावर्स में जापान, इटली और जर्मनी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड फोर्सेस जीते थे, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और सोवियत यूनियन। सो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कंपटीशन हो गया कि कौन सबसे ज़्यादा सुपर पावर है। और अगस्त 1945 में एंड करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को यूएसए ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब को लॉन्च किया। हिरोशिमा को लिटिल बॉय कहते हैं और नागासाकी को फैट मैन। और हिरोशिमा का जो यील्ड था वो था 15 किलोटन, मतलब 15 किलोटन एरिया को ये डिस्ट्रक्ट कर सकता है, और नागासाकी का 21 किलोटन। अब देखिए, 2 तरह के ओपिनियन सामने आए। जो क्रिटिक्स थे वो कह रहे थे कि जो एटम बॉम्ब ड्रॉप किए गए वो बहुत गलत किया गया, जबकि यूएसए को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है। और दूसरी तरफ यूएस सपोर्टर्स का कहना था कि एटम बॉम्ब्स को ड्रॉप करना ज़रूरी था वॉर को जल्दी एंड करने के लिए। अब एक क्वेश्चन बनता है, वाई कोल्ड वॉर नॉट कन्वर्टेड इनटू हॉट वॉर। इसके रीजंस देखिए। फर्स्ट, लॉजिक ऑफ डिटरेंस, मतलब दोनों सुपर पावर को पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, ह्यूमंस ने अपनी लाइफ गंवाई, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं हो। सेकेंड, कॉस्टली एटॉमिक बॉम्ब्स, जो एटॉमिक बॉम्ब्स थे वो काफ़ी कॉस्टली थे, और अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना लोगों ने अपनी लाइफ गंवाई, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में ऐसा ना हो। अगर कोई सुपर पावर जीत भी जाती तो उसका इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका होता कि हम विनर को डिक्लेयर ही नहीं कर पाते। सो दोनों सुपर पावर्स ने ये बात समझी और थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोका।
नेक्स्ट टॉपिक है द एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। पूरा वर्ल्ड जो है वो दो अलाइंसेस में डिवाइड हो गया, यूएसए की अलाइंसेस और यूएसएसआर की। कुछ कंट्रीज़ यूएसए के सपोर्ट में थी और कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर के सपोर्ट में थी। जो कंट्रीज़ हैं जो सुपर पावर्स के सपोर्ट में थी उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी, वेपन्स मिल रही थी, अगर वॉर हो जाए तो उनको इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कराई जाती थी। इसीलिए ही स्मॉल कंट्रीज़ ने ज्वाइन की अलाइंसेस यूएसए और यूएसएसआर की। यूएसए वेस्ट में था तो वहाँ वेस्टर्न अलाइंस थी, और यूएसएसआर ईस्ट में था तो ईस्टर्न अलाइंसेस। जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप ने यूएसए की अलाइंस ज्वाइन की और ईस्टर्न यूरोप ने यूएसएसआर की अलाइंस ज्वाइन की। अब यूएसए यानी कि वेस्टर्न अलाइंस ने एक मिलिट्री ट्रीटी साइन की जिसका नेम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अप्रैल 1949 में बनी। 12 स्टेट्स ने नेटो मेंबर्स का हिस्सा बने, और इस ट्रीटी में ये था कि अगर यूएसएसआर या किसी और कंट्रीज़ की तरफ से यूएसए की एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो माना जाएगा कि पूरे नाटो मेंबर्स यानी कि 12 स्टेट्स पर अटैक हुआ, और पूरे नाटो मेंबर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे उनका जवाब दें। अब ईस्टर्न अलाइंस ने देखा कि यूएसए ने नेटो मेंबर्स ने अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया, तो यूएसएसआर ईस्टर्न अलाइंस ने वॉर्सो पैक्ट साइन किया इन 1955, वर्ल्ड वॉर के 10 साल बाद, नाटो फोर्सेस को कंट्रोल में रखने के लिए। अब देखिए कि इन सुपर पावर्स ने कैसे स्मॉल कंट्रीज़ पर अपना कंट्रोल कर रखा था। सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल कर रखा था मिलिट्री पावर से, कि जो ईस्टर्न यूरोप है वो हमेशा सोवियत यूनियन के अंडर ही रहे, और सोवियत यूनियन ने अच्छे रिलेशन बना रखे थे नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ। उसी तरह यूएस ने एशिया को कंट्रोल में लाने के लिए सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसी ट्रीटी साइन की। कोल्ड वॉर ने पूरी तरह वर्ल्ड को 2 अलाइंसेस में डिवाइड कर दिया। अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी जिनको अभी अभी कॉलोनियल रूल, जैसे इंडिया पर ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल कर रखा था, उससे कॉलोनियल रूल से बाहर आई, वो कंट्रीज़ वापस नहीं चाहती थी कि वो इन अलाइंसेस को ज्वाइन करके अपनी फ्रीडम को खो दे, तो उनके लिए एक थ्रेट बन गया। जैसे लेट 1950s और 1969 में वॉर चल रही थी यूएसए और चाइना के बीच में, तो वो कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने नैम का फॉर्मेशन किया। मतलब ना तो वो कंट्रीज़ यूएसए के सपोर्ट में, ना ही यूएसएसआर। नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब देखिए कि जो हमारी सुपर पावर्स है उनको स्मॉल कंट्रीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी। सुपर पावर्स पहले से इतनी रिच और प्रॉस्पेरस है, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो इसके 4 रीज़न्स है। पहला कि उनको ऑयल और मिनरल्स मिल रहे थे इन स्मॉल कंट्रीज़ से, और कुछ ऐसी टेरिटरी जहाँ से वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च कर सकते हैं, जैसे हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखा था, और कुछ लोकेशंस जहाँ से वो एक दूसरे पर नज़र रख सकें, स्पाई मतलब नज़र रख सकें। एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, जो जितनी भी स्मॉल कंट्रीज़ है वो मिलकर पे करें मिलिट्री एक्सपेंसेस पर। और जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जो फ्री मार्केट को सपोर्ट करती थी, वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सोशलिज्म और कम्युनिज्म से बेहतर थी। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।